अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हमारे पास लेक्चर नंबर 17 और इसमें जो है हम टॉपिक कवर करेंगे मैप मेथड, या जिसे इन शॉर्ट कहा जाता है के मैप। और के मैप की फुल फॉर्म है कार्नोफ मैप। ठीक है, ये भी एक हमारे पास तरीका है टू सिंप्लीफाई बूलियन एक्सप्रेशंस। ठीक है, प्रीवियसली हमने बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए अलजेब्रिक मैनिपुलेशन यूज़ की थी। लेकिन हमने कुछ एग्जांपल्स करते हुए ये बात कंक्लूड की थी कि आप अलजेब्रिक मैनिपुलेशन जाहिर सी बात है एक स्किल है, और स्किल जो है मतलब न्यू कहना चाहिए कि एक्सपीरियंस के साथ पॉलिश होता है। ठीक है, तो अलजेब्रिक मैनिपुलेशन ओपन एंड है आल्दो, लेकिन उसको उससे सॉल्व करना प्रॉब्लम्स को, हालांकि बहुत ओपन एंड है, जितनी मर्जी वेरिएबल हों आप उस पर और किसी भी किस्म के थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और उसकी सिंप्लीफाइड इक्वेशन बना सकते हैं, लेकिन इट रिक्वायर्स स्किल। और स्किल प्रैक्टिस के साथ जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी इतना पॉलिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कंक्लूड किया था लास्ट टाइम कि अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करना मतलब हर किसी के लिए आसान बात नहीं है। ठीक है, वो कर सकता है जिसको सारे पोस्टुलेट्स और थ्योरम क्लियर हों, हर बंदा नहीं कर सकता। यानी उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मेमोराइज करने की हैं, याद रखने की, फिर जाके आप कहीं अलजेब्रिक मैनिपुलेशन कर पाते हैं। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास एक और तरीका मौजूद है जो कहलाता है के मैप। ठीक है, ये भी काम वही करता है, आपको क्या करता है कि सिंप्लीफाइड एसओपी प्रोवाइड कर देता है बूलियन एक्सप्रेशन से। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड बूलियन एक्सप्रेशन अगर है, या बूलियन एक्सप्रेशन ना सही, आपके पास एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, उसको सॉल्व करना है आपको, सिंप्लीफाइड इक्वेशन आपको डायरेक्टली प्रोवाइड कर देता है विदाउट मच हैसल। इसके कुछ कहना चाहिए रूल्स हैं, बस वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं और आपका रिजल्ट डायरेक्टली सिंप्लीफाइड एसओपीज आ जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वही है हमारा, फ्यूएस्ट पॉसिबल टर्म करें या लिटरल कम करें। ठीक है, दोनों चीज़ें हमें कम करने की कोशिश करनी है। एडवांटेज इजी है रिलेटिवली एज कम्पेयर टू अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, आसान है। डिसएडवांटेज वही है, लिमिटेड टू 5 और 6 वेरिएबल्स। आप खुद देखेंगे जब आगे हम बढ़ेंगे 5 और 6 वेरिएबल के बाद इसको करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, विजुलाइज करना। डायग्रामेटिक टेक्निक है बेस्ड ऑन अ स्पेशल फॉर्म ऑफ वेन डायग्राम, सॉर्ट ऑफ वेन डायग्राम जैसे ही चीज़ है। वेन डायग्राम अगर आपको याद हो, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी, और कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है, दो सेट्स की बात हो रही होती है, ए और बी। और अगर मैं मैथमेटिक्स के टर्म में अगर आपको याद दिलाना चाहूँ, तो जहाँ पर ए और बी कॉमन होते हैं हम उसे कहते थे ए इंटरसेक्शन बी। और ए और बी को अगर कंप्लीट ले लेते हैं ब्लू और रेड सर्कल की बाउंड्री को, तो इसे कहते थे हम ए यूनियन बी। और रिमेनिंग एरिया को कह देते थे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से हमने मैथमेटिक्स में पढ़े थे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जाहिर सी बात है मैथमेटिक्स तो नहीं है, मैं यहाँ पे बूलियन अलजेब्रा है, तो यहाँ पे हम एक्सप्रेशन को दूसरे नज़रिए से पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारे पास यहाँ पे है मिन टर्म्स। ठीक है, और ये मैंने एक आपके सामने वेन डायग्राम बनाई है, टू वेरिएबल के मैप की, सॉरी टू वेरिएबल वेन डायग्राम बनाई है। तो अगर आप यहाँ पे देखें क्लियरली, एक सेट है ए, ब्लू से रिप्रेजेंट हो रहा है सर्कल, और एक दूसरा सर्कल है बी जो रेड से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब अगर आप देखते हैं वी और ए जहाँ ओवरलैप हो रहे हैं, वहां पे क्या लिखा हुआ है, ए डॉट बी, यानी यहाँ पर ए भी है और यहाँ पर बी भी है। ये बात होती है ना, ए डॉट बी का मतलब ए भी है यहाँ पर और बी भी है, यानी मैं इस रीजन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि ए और बी, मैं इस रीजन की बात कर रहा हूँ, तो ये बता रहा है यहाँ पे ए भी है और बी भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। ठीक है, इसके बरक्स अगर मैं बात करता हूँ इस रीजन की, तो यहाँ पे आप देखें तो कह रहा है ए तो है लेकिन बी यहाँ पर नहीं है। अदर देन बी है ना, बी तो यहाँ पे खत्म हो गई ये बॉर्डर लाइन पे, तो यहाँ पे ए है लेकिन बी नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे कह रहा है कि बी है, ए नहीं है, यानी ए बार बी कह रहा है, एब्सेंस को रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, तो बी है, ए नहीं है, और इस रीजन में कह रहा है ना ए है ना बी है। ठीक है, तो ये चार पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास कि एक रीजन ऐसा जहाँ पे ए भी है बी भी है, इसे हम ए एंड बी कहेंगे। और ये वाली मेन टर्म जिसमें हम कह रहे हैं ए है बी नहीं है,
एक और मिन टर्म जिसमें हम कह रहे हैं बी है ए नहीं, और एक और ऐसी मिन टर्म जिसमें ए भी नहीं है बी भी नहीं है। तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 2 वेरिएबल के, और वो हमने वेन डायग्राम की सूरत में रिप्रेजेंट कर दी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई है सबको? जी क्लास, ये बात समझ में आई है वेन डायग्राम में ये जो मैंने ए बी बार ए बार बी ए बार बी बार लिखा है, ये क्लियर है? ठीक है, ठीक है। वैसे तो इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, लेकिन आई हैव टू बी श्योर, तो मैंने आप लोगों से पूछ लिया कि क्लियर है। तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ईच सेट ऑफ मिन टर्म रिप्रेजेंट आ बूलियन फंक्शन। अगर मैं यहाँ से पिक करना शुरू करूँ सेट को स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, अभी मैंने पिक किया ये पूरा सर्कल ए वाला, यानी इन दोनों टर्म्स को मैंने पिक कर लिया। ए वाले सर्कल के अंदर अगर देखा जाए ये 2 टर्म्स आ रही है ना, तो मैंने इन दोनों को पिक कर लिया, ये आ गई ए बी और ए डॉट बी बार। मैंने इनको सिंप्लीफाई किया, ए कॉमन ले लिया, तो ये मेरे पास पॉस्टुलेट बन जाता है बी प्लस बी बार, और इवेंचुअली आप देख रहे हैं कि इक्विवेलेंट हो गया ए के। तो ये बात प्रूव हो गई कि पूरा का पूरा ए कहलाएगा, यानी ए इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू ए बी बार और प्लस ए बी। ठीक है, तो दोनों को मिला के जो है और करूं तो मेरा रिजल्ट ए ही आ जाता है। सिमिलरली बी के लिए भी है, ए बार बी को मैं सॉल्व करूं ए बी के साथ, तो बी कॉमन आ जाएगा यहाँ से, और बी कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बी बच जाएगा। ठीक है, तो ये तो दोनों एक जैसे हैं कि अगर मैं इन टर्म को ले लूं, यानी मैं इसके बजाय ये वाली टर्म ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास बी बन जाता है। ये बात हमें क्लियर है। ये कैसे आ रहा है आपके सामने है, बी प्लस बी बार, ये हमने पढ़ा है ना थ्योरम, कि बी और बी बार को जब मैं प्लस करता हूँ यानी और करता हूँ, तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है, 1 आता है। और ए डॉट वन का मतलब क्या होता है, ए ही होता है। तो ये वही प्रीवियस वाले पॉस्टुलेट्स जो हमने पढ़े हैं उसको रीयूज करते हुए आपको कुछ कंक्लूजन ड्राइव करवा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, प्लस का मतलब हमेशा और लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे एडिशन नहीं हो रही है क्योंकि हम ये बूलियन अलजेब्रा कर, और ए डॉट बी तो इटसेल्फ ए डॉट बी ही है। ठीक है, इसमें तो कोई मसला नहीं। आप अगर कह रहे हैं कि हम इन तीनों टर्म्स को ले लें, यानी ये भी टर्म इसमें इंक्लूड कर लें, ठीक है, ये तीनों टर्म इंक्लूड कर लें, यानी ए बी बार ए बी ए बार बी बार, तो अभी मैंने तीनों टर्म लिख ली हैं। अब ये देखते हैं कि किसके इक्वेलेंट होती हैं। तो ये तीनों टर्म कह रहे हैं इक्वेलेंट हैं ए प्लस बी के। तो ये तीनों टर्म ए प्लस बी के इक्वेलेंट कैसे हैं, कोई बताना चाहेगा? मैंने डायरेक्टली लिख दिया, लेकिन इसके कुछ स्टेप्स हैं। चले मैं बता देता हूँ स्टेप्स क्या है हमारे पास। अगर इन शुरू की 2 टर्म्स में मैं कॉमन ले लूँ, ए बी है मेरे पास, प्लस ए बी बार है मेरे पास, प्लस ए बार बी है। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करता हूँ, शुरू में कॉमन ले लेता हूँ ए, तो बचता है मेरे पास बी प्लस बी बार। ठीक है, और प्लस ए बी ए बार बी तो बचता ही है। और फर्दर फिर अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा कि ए के साथ तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस ए बी ए बार बी, यानी अब मेरे पास इक्वेशन है ए प्लस ए बार बी। और आपको पता है यहाँ पे कौन सा थ्योरम अप्लाई हो रहा है, कोई बताएगा मुझे, कोई थ्योरम अप्लाई हो रहा है इसमें ए प्लस ए बार बी पर? यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, मेरे पास एक आंसर आया है एब्जॉर्प्शन थ्योरम, बिल्कुल सही। एब्जॉर्प्शन अप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे से राइट हैंड साइड से ए बार एब्जॉर्ब हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा ए प्लस बी। तो हैंस प्रूफ कि ये तीनों टर्म्स अगर मैं मिलाता हूँ तो ये और की इक्वेशन का रिजल्ट मुझे देते हैं। ठीक है, और इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू से यूनियन, और आपका एंड इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये सेट यूनियन का सेट कहलाता था मैथमेटिक्स में, यहाँ पे कहलाता है और का सेट। ठीक है, हम बस कुछ कंक्लूजन ड्राइव कर रहे हैं।
सिर्फ को रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हो क्या रहा है, ठीक है। और का सेट जो होता है, और में जाहिर सी बात है दोनों की खूबियां आ जाती हैं, खामियां आ जाती हैं, दोनों सेट्स के आप एलिमेंट्स को कंसिडर कर लेते हैं। जबकि एंड में आप कहते हैं सिर्फ वो चीजें कंसिडर होंगी जो कॉमन है, और इंटरसेक्शन में भी आपको याद होगा ऐसे ही होता था, ठीक है। तो ये तो चले हमने प्रूव कर लिया, ये ए के बराबर है, ये बी के बराबर है, यहाँ पे ए एंड बी यानी इंटरसेक्शन की बात हो रही है, या और एंड की बात हो रही है, और ये वाला सेट जो है ए प्लस बी या यूनियन कहलाता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी दो और पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपके सेट में कुछ भी ना आए, यानी ऑल जीरोज आ जाएं, तो ऑल जीरोज के केस में आपका रिजल्ट होता है जीरो ही होता है, ठीक है। यानी आपका रिजल्ट जो जनरेट होगा, अगर आपके केस में सारे जीरो आ रहे हैं तो रिजल्ट विल बी जीरो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह सिमिलरली अगर आपके इनपुट में सारे के सारे इनपुट आ जाएं, ये चारों टर्म्स आ गई ना, टू टू बिट के कॉम्बिनेशन में चार टर्म्स थी, और चारों की चारों अगर आपका चारों के केस में आपका आउटपुट वन है, तो आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका आउटपुट ऑलवेज वन ही रहेगा। लेकिन आप चाहें तो इसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे चार वाली टर्म को, तो आप देखेंगे इसका रिजल्ट मेरे पास वन ही बनेगा। कैसे? मैं कॉमन निकालना अगर शुरू करूं, से मैं इन दो टर्म को, पहली और तीसरी टर्म को ले लेता हूं, और दूसरी और चौथी में कॉमन कर लेता हूं। तो अगर पहली टर्म में से मैं कॉमन निकाल लेता हूं बी बार, तो इधर मेरे पास बच जाता है ए बार, और प्लस इधर मेरे पास बच जाता है ए, पहली और तीसरी टर्म में कर रहा हूँ, प्लस दूसरी और चौथी टर्म में कर लेता हूँ तो कॉमन निकल जाता है बी, और फिर क्या बचता है ए प्लस ए बार, ठीक है। तो इसका मतलब है फिर मेरे पास क्या रह जाएगा, बी बार प्लस बी, और बी बार प्लस बी का मतलब है मेरे पास रह जाएगा सिंपली वन, ठीक है। तो इवेंचुअली अगर सारी की सारी टर्म्स को लेकर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट वन ही बनना है, तो मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मुझे पता है इसका रिजल्ट वन ही आएगा। अगर सब वही वाली बात है, सारे इनपुट कॉम्बिनेशन पे वन है मेरे आउटपुट, तो मैं कहूंगा कि आउटपुट इज ऑलवेज वन, रिगार्डलेस मेरा इनपुट कुछ भी आ रहा हो, मेरा आउटपुट फिक्स एक हाई लॉजिक आ रही है। और अगर कुछ भी ना आ रहा हो तो मैं कहूँगा फिक्स मेरे पास जीरो लॉजिक आ रही है, ठीक है। तो ये कुछ कंक्लूजन ड्राइव किए हैं मैंने, आपको ये बताने की कोशिश की। असल बात इधर ये वन वाली बात बतानी थी मुझे, कि अगर आपके सारे कॉम्बिनेशन आप इंक्लूड करते हैं तो रिजल्ट वन आता है, क्योंकि आगे मैं डायरेक्टली वन लिखूंगा तो आप कहेंगे सर कैसे हुआ, तो उसका रीजन ये है कि वन इसलिए हो गया कि जब सारे के सारे इनपुट आ गए तो वन हो गया। या एक आधी प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप करेंगे, वहां पे आपको कहा जाएगा प्रूफ करें जीरो आएगा और प्रूफ करें वन आएगा, तो वो इस पॉस्टुलेट्स या इस वजह से आएगा, ये जो वजूहत मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस स्लाइड पे किसी को कोई कंफ्यूजन या क्यूरी हो कि किस तरीके से वेन डायग्राम को हमने आज बूलियन अलजेब्रा पे मैप किया, और किस तरीके से हमने कहा कि ये ए डॉट बी कहलाएगा, ये ए प्लस बी कहलाएगा, ये ए कहलाएगा। मतलब कुछ भी किसी भी किस्म की इसमें कोई कंफ्यूजन क्यूरी हो तो पूछ ली। जी क्लास, एनी क्यूरी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक्चुअल टॉपिक की तरफ अब हम चलते हैं। तो ये हो गए कुछ प्रीरेक बातें। के मैप जिसे कहा जाता है कार्नोफ मैप, इसमें होता क्या है कि अभी सिर्फ मैं थ्योरी बता रहा हूँ, लेकिन जब इस थ्योरी को थोड़ा सा भी मेमोराइज करें और आगे चल के हम इसको अप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो के मैप में होता क्या है कि आप ग्रुपिंग करते हैं, जैसे कि मैंने बताया पिक्टोरियल है, विजुअल मेथड है, तो इसमें क्या होता है, ग्रुपिंग होती है। ग्रुपिंग टू सेलेक्ट प्रोडक्ट टर्म्स, ठीक है। आपने प्रोडक्ट टर्म्स के लिए ग्रुपिंग करनी है, लेकिन ग्रुपिंग के लिए कुछ रूल हैं। हमेशा जब भी आप ग्रुप बनाएंगे तो वो ग्रुप अपेरेंटली एक रेक्टेंगुलर होना चाहिए। स्क्वायर भी ठीक है, लेकिन वो रेक्टेंगल की कैटेगरी होता है, स्क्वायर भी, तो रेक्टेंगुलर इन शेप होना चाहिए। दूसरी बात, ग्रुप हमेशा टू की पावर में होना चाहिए, यानी ग्रुप में या तो एक एलिमेंट होगा, या दो एलिमेंट होंगे, या चार एलिमेंट होंगे, या आठ एलिमेंट, पाँच छः सात नौ एलिमेंट नहीं हो सकते ग्रुप में, ठीक है। दूसरा रूल और सबसे काम का रूल है। और कह रहे हैं ऑलवेज सेलेक्ट लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुपिंग ऑफ मिन टर्म, ठीक है। लार्जेस्ट पॉसिबल का मतलब है कि आपको, आपने देखा कि इसे ग्रुप बन रहा है चार का, फिर आपने फिर दोबारा नजर पड़ी कि इसके बराबर में भी चार का ग्रुप बन रहा है, और दो दो चार के ग्रुप एक साथ बनाने से बेहतर आप एक बड़ा आठ का ग्रुप बना लें, ठीक है। ये एक बात है। और एक और चीज है जो हम देखेंगे, वो कह रहे हैं रिडंडेंट ग्रुपिंग नहीं करनी है। ऐसा ना हो कि आपने ग्रुपिंग करी, पहले ये करा, दूसरा करा, तीसरा, करते करते इवेंचुअली आप देख रहे हैं कि एक ग्रुप आपने जो सबसे पहला बनाया था ना वो यूजलेस है। यूजलेस है क्योंकि उसमें जो चीज़ कवर हो रही है, या उसने जिस ग्रुप में लोगों को लिए वो ऑलरेडी दूसरे ग्रुप का पार्ट है,
तो हम उस ग्रुप को एलिमिनेट कर दें, यानी रिडंडेंट ग्रुप्स को ना लें। अभी थोड़ी देर बाद ये बातें मेक सेंस करने लग जाएंगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। Sum of product SOP form obtained by selecting grouping of min term corresponding to product term. ठीक है, Karnaugh map is an abstract form of Venn diagram organized as a matrix of square. ठीक है, के मैप जो है वो एक्चुअली वेन डायग्राम की ही एक रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन वो आपको थोड़ा सा स्क्वायरिश लगेगा। ठीक है, आप जब इसको करेंगे या रेक्टेंगुलर होगा। ईच स्क्वायर रिप्रेजेंट आ मिन टर्म। ठीक है, अब काम की बात है कि के मैप के अंदर स्क्वायर्स हैं और हर स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है एक मिन टर्म। एडजेसेंट स्क्वायर ऑलवेज डिफर बाय जस्ट वन लिटरल। ये एक और बात काम की है कि जो उसमें स्क्वायर्स हैं तो स्क्वायर्स साथ साथ होंगे, तो एक स्क्वायर में जो मिन टर्म आ रही है तो उसके बराबर वाली जो मिन टर्म होगी वो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक लिटरल चेंज होना चाहिए। यानी अगर एक स्क्वायर में ए बी है तो अगले में ए बी बार होना चाहिए या ए बार बी होना चाहिए, एक चेंज होना चाहिए, दोनों चेंज नहीं होने चाहिए। ये रूल है के मैप का। अच्छा, ये जो रूल मैं के मैप को बता रहा हूँ, इस तरह का रूल हमने पहले कहीं पढ़ा है? कहीं ना कहीं हमने इस कोर्स में पढ़ी हो इस तरह की कोई बात कि एक ही चेंज होना चाहिए कुछ, तो वो अलाउ नहीं है, ऐसा कुछ हमने पढ़ा है कहीं? जी क्लास पढ़ा तो है, याद करके बताएं। नंबर सिस्टम में हमने एक कोडिंग स्कीम में पढ़ा था जिसमें सिंगल बिट चेंज अलाउ होता है। कौन सी कोडिंग स्कीम है जिसमें 2 कंसेक्यूटिव कोड्स में सिंगल बिट चेंज अलाउ होता है? कैस करें। चलिए मैं ही बता देता हूँ। हमने ग्रे कोड्स पढ़े थे और ग्रे कोड्स में मैंने आपको बताया था कि हमेशा 2 कंसेक्यूटिव कोड्स, ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव कोड्स में सिंगल बिट चेंज होता है। तो वही कोड्स इज एक्चुअली मिन टर्म्स। अगर मैं इसको एक्स वाई जी एबीसी की फॉर्म में लिख दूं तो इधर कह रहे हैं कि मिन टर्म्स जो हैं जस्ट वन लिटरल के डिफरेंस होने चाहिए, यानी वो ग्रे कोडिंग स्कीम हम फॉलो करेंगे, यहाँ पे बाइनरी कोडिंग स्कीम फॉलो नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? इसका रीजन ये है कि यूनिफाइंग थ्योरम अप्लाई हो सके। अगर 2 बॉक्सेस के दरमियान सिंगल बिट का चेंज होगा तो हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास ए प्लस ए बार या बी प्लस बी बार कह लें, कुछ भी कह लें, लिटरल का नेम डजेंट मैटर, लेकिन ये थ्योरम अप्लाई होता है। सिंपल पूरे के मैप के जो कहना चाहिए फिलोसफी इसी थ्योरम के अराउंड घूमती है कि ये वाला थ्योरम ए प्लस ए बार इज एक्चुअली इक्वलेंट टू 1, यानी कॉमन लेने वाला। हम कॉमन लेते हैं ना, तो कॉमन लेने के बाद क्या होता है, यही बच जाता है। एक कॉम्प्लीमेंट फॉर्म बचती है, एक नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, और उसको सॉल्व करते हैं वो 1 हो जाता है, जैसे भी हमने प्रीवियसली किया। तो ये थ्योरम के मैप में एम्बेड हुआ होता है, ऑटोमेटिकली ये वाला थ्योरम अप्लाई हो रहा होता है। क्यों हो रहा होता है? क्योंकि मैंने ग्रे कोडिंग स्कीम यूज की हुई थी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक्चुअली के मैप होता क्या है। अच्छा, के मैप को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं। ठीक है, मैं वो लेके चलूंगा जो ज़्यादा कॉमन है, लेकिन आपको यहाँ पे शुरू में सारे हम अल्टरनेटिव बात समझा देते हैं। अल्टरनेटिव 1 ये है, 2 वेरिएबल की अगर बात करें तो मैक्सिमम 4 स्क्वायर्स हो सकते हैं। तो अगर आप स्क्वायर्स देखें तो मैंने यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट किए हैं। अच्छा, 2 तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे। एक मैंने मिन टर्म की फॉर्म में लिखा हुआ है और दूसरा मैंने आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, यानी M0 M1 की। तो यहाँ पे देखें मैंने लिखा ए बार बी बार जो कि एक्चुअली इक्विवेलेंट होता है मिन टर्म में M0 के। फिर मैंने लिखा ए बार बी जो कि एक्चुअली इक्विवेलेंट होता है M1 के। फिर मैंने लिखा ए बी बार जो कि इक्विवेलेंट होता है M2 के। ठीक है, फिर मैंने लिखा ए बी जो कि इक्विवेलेंट होता है M3। ठीक है, तो ये तरीका आप अगर देखें तो नंबरिंग मैंने रॉ वाइज की है। पहले पहली रॉ फिल करी है, फिर दूसरी रॉ में आया हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने नंबरिंग की। अच्छा, यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि अगर इधर बी है, इसको मैंने एक्चुअली ऐसे किया है कि इस जगह पे बी बार रखा गया है तो इधर बी रखा हुआ है। सिमिलरली इधर मैंने ए बार रखा है तो इधर ए रखा हुआ है। अब कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल जैसे मैट्रिक्स में होता है ना, मैंने इन दोनों को अगेंस्ट चेक किया कि इस रॉ इस कॉलम में क्या आ रहा है। तो जब मैंने इधर चेक किया तो भाई इस वाली रॉ में तो ए दोनों जगह पे क्या आएगा, बार ही आएगा। देखिए इधर भी ए बार है, इधर भी ए बार है। इसी तरह मैं कॉलम वाइज चेक करना चाहूँ तो इधर मुझे पता है बी इस वाले में भी बार आएगा और बी इस वाले में भी बार ही आएगा। ठीक है, सिमिलरली इधर चेक करूँ तो इधर ए नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है तो इधर ए ही आएगा, इधर भी ए ही आएगा। सिमिलरली इधर बी है तो मैं चेक करता हूँ तो इधर भी ही आएगा इस कॉलम में और इधर भी बी आएगा। तो ये कोड ऑटोमेटिकली इस तरीके से बना हुआ है।
कि पहले बॉक्स में मैंने कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म रखी हुई है और दूसरे में मैंने नॉन कॉम्प्लीमेंटेड रखी हुई है, और मैं बस वही वाली बात कि रो और कॉलम को क्रॉस करके देखता रहता हूँ, ऐसे क्रॉस कर लिया नहीं। अगर मैं आपको क्लियर करके बताना चाहूँ तो मैंने क्या किया है एक्चुअली, यहाँ पे बी बार है मेरे पास, ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रहे ए बार, और ये रहा ए तो वैसे ही लिखा हुआ है और बी भी लिखा हुआ है। तो मुझे अगर चेक करना है ना कि इस वाले सर्कल में क्या होगा, तो मैं बस एक लाइन लगा देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। ये लाइन एक इंटरसेक्शन हो रही है यहाँ पर, तो ये मुझे खुद ब खुद बता देगा कि इस जगह पर जो है ना भाई ए बार बी बार आ रहे होंगे, क्योंकि इधर ए बार बी बार की लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। और इसी तरह अगर मैं इस यहाँ पे लाइन यूं लगाता हूँ तो ये बता रहा है इधर बी आएगा, और ए बार की लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो इधर ए बार बी आएगा लाजमी। और अगर मैं यहाँ से चेक करना चाहूँ तो ये मुझे बता रहा है कि इधर ए तो आएगा, लेकिन ए के साथ बी बार की लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, और इधर बता रहा है ए के साथ बी की लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। तो ये वही तरीका है, किसी भी तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। मैट्रिक्स में जैसे आप करते थे ना, रॉ नंबर और कॉलम नंबर, यहाँ पे रॉ और कॉलम नंबर क्या है, ए और बी लिखे हैं। तो ए और बी में पहले ए और बी की कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म होती है, फिर नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। तो इस तरीके से प्लेसमेंट हुई हुई एक्चुअली। ठीक है, तो आप इसको कैनोनिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ज़्यादातर मेरे ख्याल से ये वाला तरीका मेमोराइज करने के लिए आसान रहता है, M0 M1 वाला। ठीक है, तो ये एक अल्टरनेट है, इस तरीके से भी नंबरिंग हो सकती है रॉ वाइज, लेकिन ज़रूरी नहीं है रॉ वाइज ही की जाए, आप इसको कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। यानी आप अगर इस नंबरिंग को देखें तो यहाँ पर अब मैंने देखें प्लेसमेंट चेंज कर दी है। प्लेसमेंट चेंज करने की वजह से क्या हुआ है कि ए और बी की जगह चेंज कर दी, तो इधर M0 आ गया और M1 यूं चला गया, यानी अब फिलिंग कॉलम वाइज हो रही है। पहले पूरी कॉलम फिल हो रही है, फिर दूसरी कॉलम में जा रहा हूँ, फिर M2 आ रहा है, फिर M3 आ रहा है। और ये हुआ क्यों, क्योंकि मैंने ए और बी की जगह चेंज कर दी है, ए और बी की, लेकिन स्टिल MSB जो है मेरा ए है और LSB मेरी बी है। यानी MSB LSB चेंज नहीं हुआ, सिर्फ पोजीशन चेंज हुई। तो पोजीशन चेंज करने की वजह से क्या हुआ कि मैपिंग मेरी अलग तरीके से होने लगी। मैं फिर एक और तरीका भी आजमा सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। मैं इस तरीके से अगर रख देता हूँ तो एक और मेरे पास नए तरीके से प्लेसमेंट आ जाएगी। अब इसमें अगर आप ध्यान दें तो मैंने प्लेसमेंट ऐसे की है कि ए को इधर रख लिया, बी को इधर रख लिया। इट मीन्स ए बार इस कोने पर है, बी बार इस कोने पर है, तो ए और बी बार इस कोने की वजह से M0 इधर आया, फिर M1 आया, फिर M2 आया, फिर M3 आया। और इसी तरह आपको पता है एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तो देयर कैन बी मैनी पॉसिबिलिटीज, लेकिन एक कन्वेंशनल तरीका जो है, जो बुक्स में ज़्यादातर फॉलो होगा और जिसे मैं फॉलो करूँगा, वो है अल्टरनेटिव वन। ठीक है, हम ज़्यादातर जो तरीका यूज़ करेंगे वो है अल्टरनेटिव वन, क्योंकि ये ज़्यादा कन्वेंशनल है और यही इसी तरीके से आपकी बुक में और ज़्यादातर एग्जाम्पल आपको इंटरनेट पे देखें, कहीं पे भी देखें तो मिलेंगे कि वो रॉ वाइज फिलिंग हो रही होती है। लेकिन देर कहीं कहीं हो सकता है, मतलब कुछ ऐसी जगह सोल्यूशन हो सकता है कि आपको अल्टरनेटिव टू मिल जाए, तो उसमें घबराना नहीं है आपने हमेशा। मतलब वही वाली बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा अल्टरनेटिव वन से सॉल्व होगा, लेकिन कुछ एक आधे केसेस ऐसे हो सकते हैं, से 100 में 10 केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें अदर अल्टरनेटिव अप्रोचेस यूज हुई भी हों, लेकिन 90% केसेस में आपको अल्टरनेटिव वन ही मिलेगा। तो इट्स अ गुड फिगर 90%, जिसकी वजह से हमें भी चाहें तो अल्टरनेटिव वन को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि फिर हमें ज़्यादातर एग्जाम्पल लर्न करने के लिए जो मिलेंगी वो अल्टरनेटिव वन की ही मिलेंगी। तो बेहतर है कि हम वही चीज़ सीखें जो ज़्यादातर लोग कर रहे हैं, जो ज़्यादातर लोग रिकमेंड करते हैं। ठीक है, तो इस ये बात समझ में आ गई, ये प्लेसमेंट अल्टरनेटिव वन अप्रोच क्या है कि टू वेरिएबल के लिए। ठीक है, टू वेरिएबल में आपको शायद इतना डिफरेंस ना मिल रहा हो, डिफरेंस आपको दिखाई देगा जब हम आते हैं टू वेरिएबल के बाद आगे जाएंगे। अच्छा, एक और तरीका है, इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन आपको देखने की मिल सकती है। अब मैं बात कर रहा हूँ प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा, से मैंने अल्टरनेटिव वन पिक कर लिया, अल्टरनेटिव वन ऊपर वाला है और अल्टरनेटिव टू नीचे वाला है। ठीक है, अल्टरनेटिव वन मैंने पिक कर लिया है, तो अब आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्टली इधर बी बार बी ए लिख दें और इधर भी लिख दें, ये भी लिखा होता है, एक चीज़ मिसिंग है यहाँ पर ए बार भी लिखा होता है। यानी टेबल आपको दो तरीके से बने हुए मिल सकते हैं, ये मैप के जो हैं, मतलब हो सकता है यहाँ पे डायरेक्टली ए बी की टर्म्स लिखी हुई हो सकता है यहाँ पे 0 1 0 1 लिखा हो। ठीक है, और फिर अभी आपको यहाँ बता दिया हो, ऐसे लाइन लगा के बता देते हैं कि ये वाली साइड पे जो लिखे हुए वो एज हैं और ये वाली साइड पे जो लिखे हुए वो बी हैं। यानी ये बता रहा है कि ये ए की वैल्यू है इस
रॉज वाइज चेंज हो रही है और बी की वैल्यू कॉलम वाइज चेंज हो रही है, और ये जीरो ये बता रहे हैं यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है, यानी ए की इन्वर्टेड वैल्यू है या ए जीरो है, और ये बता रहा है कि ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है या नॉन इन्वर्टेड वैल्यू है। ठीक है, और ये इसी तरह कॉलम में बता रहा है यहाँ पे बी जीरो है और यहाँ पर बी 1 है। तो दोनों तरीके से आपको के मैप्स मिल सकते हैं, कहीं 10 के फॉर्म में मिलता है, लेकिन 10 के फॉर्म में होगा तो ये लेबल आपको ये क्लियरली बता देता है कि इस तरफ कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है और इस तरफ कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, या फिर डायरेक्टली ये वाला। और फिर यहाँ पे भी मैं बताऊंगा कि अपना अपना फेवरेट होता है, मेरा फेवरेट ये है कि मैं ये ए बी वाली अप्रोच फॉलो करता हूँ। रीजन है इसके पीछे, और रीजन मैं आपको आगे क्लियर कर दूँ। जी ये बॉक्स फिल करूंगा, अभी आगे एग्जांपल आती है तो थोड़ा वेट करें। ठीक है, अभी तो सिर्फ हम उसके स्ट्रक्चर पे बात करें कि स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। तो स्ट्रक्चर 10 की फॉर्मेट में भी आ सकता है और ए बी की फॉर्मेट में भी आ सकता है, और नीचे वाला अल्टरनेटिव 2 है। अल्टरनेटिव 2 पे मैं नहीं जा रहा, मैंने बता दिया कि हम एक अप्रोच लेके चल रहे हैं, वो अल्टरनेटिव 1। तो ये वाली मेरी प्रेफर्ड अप्रोच है, और इसका रीज़न ये है कि इसमें आंसर क्विक आ जाता है। ठीक है, इसमें कन्वर्जन करनी नहीं पड़ती, मैं अपना आंसर डायरेक्टली टेबल से देख के या के मैप से देख के लिख लेता हूँ। लेकिन इधर से मैं 0 1 0 के फॉर्मेट में पहले देखूंगा, फिर इसको कन्वर्ट करूंगा ए बी में, फिर जाके मेरी सिंप्लीफाइड बूलियन इक्वेशन आएगी। तो ड्यू टू दिस ऑब्वियस रीजन मैं ए बी वाली अप्रोच फॉलो करता हूँ, या यूं कह लें मैं मिक्स भी कर देता हूँ बाजों का, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 2 वेरिएबल में तो बात आप समझ गए, लेकिन अब बात कर लेते हैं 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल की अगर बात करते हैं तो 2 to the power 3 मीन्स 8। तो 3 वेरिएबल्स में आपके पास 8 मिन टर्म्स होती हैं। ठीक है, यानी ए बी सी ले लेते हैं इसमें। therefore there are 8 cells in 3 variable k map। तो 3 वेरिएबल के मैप में 8 सेल्स होते हैं। अब 8 सेल का मतलब है ये स्क्वायर तो नहीं होगा, ये तो रेक्टेंगुलर आएगा। अब रेक्टेंगल कैसे भी हो सकता है, यहाँ पे जो आप रेक्टेंगल देख रहे हैं ये रेक्टेंगल है आपका कौन सा वाला, अल्टरनेटिव 1 वाला। अगर अल्टरनेटिव 2 वाला रेक्टेंगल होता तो वो आपको इस तरह दिखाई देता कि आपकी होती 4 रॉस एंड 2 कॉलम, यानी 90 डिग्री अगर इसको आप रोटेट कर दें तो वैसा दिखाई देता अगर ये अप्रोच होती अल्टरनेटिव 2 वाली। लेकिन ये चूंकि अल्टरनेट 1 हमने यूज किया हुआ है, तो अल्टरनेट 1 जैसे कि मैंने बताया ज्यादा कन्वेंशनल है, तो इसको इस तरीके से प्लेस करेंगे। अब थोड़ी सी हम इसकी प्लेसमेंट पे बात कर लेते हैं। इधर ध्यान दें, मैंने लिखा है कि ये रॉ में सिर्फ और सिर्फ ए कवर हो रहा है, लेकिन कॉलम में चूंकि 4 है तो इसमें बी और सी दोनों कवर हो रहे हैं, और बी पहले लिखा हुआ है तो इसका मतलब पहला वाला बी है और दूसरा वाला सी है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये बात ऑब्वियस है कि ये चीज जो है भाई ये एक ए है, तो ये ए का 0 का मतलब है ये वाली जगह जो ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगी, और ये वाली जगह तो ए है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मैंने 4 कोड्स लिखे हैं। 0 0 का मतलब है इधर ये कहना चाह रहे हैं कि बी भी कॉम्प्लीमेंटेड है और सी भी कॉम्प्लीमेंटेड है, यही बात कहना चाह रहे हैं। पहला वाला बी है, दूसरा सी, क्योंकि मैंने प्लेसमेंट में बता दिया बी सी है। इसमें क्या कहा जा रहा है, 0 का मतलब है बी कॉम्प्लीमेंटेड है और सी विदाउट कॉम्प्लीमेंट है। सही है। तीसरे वाले में क्या बता रहे हैं, दोनों जगह 1 है, यानी यहाँ पे क्या है बी है और यहाँ पे क्या है सी है। चौथे वाले में क्या बता रहे हैं, 1 तो बी है और 0 तो मतलब सी का कॉम्प्लीमेंट है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि 0 0 और 1 1 जब एक से ज्यादा आ जाते हैं तो उसका क्या मतलब और कैसे से रीड करेंगे। तो पहला वाला पहली वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, दूसरा वाला दूसरी को, 3 भी हो सकते हैं 4 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी एग्जाम्पल कितनी कॉम्प्लेक्स है। अच्छा आप देखें तो इन्होंने ब्रैकेट से बात पहले ही बता दी थी कि यहाँ पे से लेकर यहाँ तक सी जो है वो 1 आएगा, और आप देख सकते हैं सी दोनों जगह 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, और बी के लिए कह रहे थे ये आखिर के 2 में 1 होगा। ठीक है, चलें सो फार सो गुड। लेकिन अब अगर आप एक चीज पे ध्यान दें तो यहाँ पे ये जो मैंने अभी लिखे हैं, ये जो मैंने अभी लिख ली है इधर ए बी सी, या इन कोड्स को ही देख लें, इन कोड की सीक्वेंस जरा देखें क्या है। पहले लिखा हुआ है 0 0, 0 होता है 0 0 का मतलब, फिर लिखा हुआ है 0 1, इसका मतलब 1 ही होता है, फिर लिखा हुआ है 1 1, 1 1 का मतलब होता है 3, और फिर लिखा हुआ है 1 0 जिसका मतलब होता है 2। तो ऐसा क्यों किया गया है यहाँ पर, अगर आप नंबरिंग देखें, अगर मैं ये वाला टेबल आपको दिखाऊं तो देखें इधर लिखा है पहले M0 M1
फिर लिखा हुआ है M3 और फिर लिखा हुआ है M2। फिर रॉ चेंज हो गई, फिर लिखा हुआ है M4, फिर लिखा हुआ है M5, फिर लिखा हुआ है M7। 6 नहीं आया, 7 पहले आया है और 6 बाद में आया है। ऐसे ही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको अब ऑब्वियसली देखने में दिखाई दे रहा है कि आखिर के दो कोड जो हैं इनकी सीक्वेंस मैंने चेंज की हुई है। इनकी सीक्वेंस चेंज हुई हुई है। इनकी सीक्वेंस कैसे चेंज है? अगर आप ध्यान दें तो ये वाला कोड इधर आता था पहले, 10 आता था पहले और फिर आता था 11। तो इट मीन्स आखिर के दो कॉलम स्वैप हुए हैं। यानी अगर मैं आखिर के दो कॉलम उसको स्वैप कर दूं तो आप देखें वही सीक्वेंस आ जाएगी, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। लेकिन ये जो सीक्वेंस में बात कर रहा हूँ ये सीक्वेंस होती है बाइनरी सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस की मैं बात कर रहा हूँ ये होती है बाइनरी सीक्वेंस। लेकिन एक्चुअली अभी हमने क्या बताया, के मैप में हर सेल जो होगा वो एक दूसरे से 1 बिट के डिफरेंस पे होगा, या उसमें यूनिफाइंग थ्योरम अप्लाई होगा हो सके, ताकि उस पर यूनिफाइंग थ्योरम अप्लाई हो सके। तो इसलिए मैंने बताया कि इधर हम बाइनरी सीक्वेंस नहीं बल्कि ग्रे कोडेड सीक्वेंस यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखें ग्रे कोडेड सीक्वेंस यूज हो रही है, और यही बात ध्यान रखने की, के मैप की पूरी फिलॉसफी इसी बात पे डिपेंड करती है कि आप प्लेसमेंट ऐसे करें। और इसको याद रखना मुश्किल नहीं है, बस आपको सिर्फ ये करना है कि लास्ट 2 कॉलम को जैसा बाइनरी में प्लेस करते हैं उसका स्वैप कर दें। यानी काउंटिंग आप ऐसे करेंगे, यहाँ पे आया 1 2, अब आपको 0 1 आ गया और 0 1 का 2 प्लेस करना है ना, तो 2 इस जगह प्लेस नहीं करें, आखिर में 2 प्लेस कर दें, देन 3 इधर कर दें, फिर 4, फिर 5 6 इधर प्लेस करने का इधर कर दें और 7 इधर कर दें। तो आखिर की 2 की पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे रॉवर्स। तो इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली मेरा कोड ग्रे कोड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप ये बात वेरीफाई भी कर सकते हैं, यहाँ पे 0 0 और 0 1 में चेक करें तो सिर्फ एक बिट चेंज हो रही है। वो कौन सी बिट है जी क्लास? इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो कौन सी बिट चेंज हो रही है? ये दूसरी वाली चेंज हो रही है। देखें ये वह 0 था, इधर 1 है, ये चेंज हो रहा है। अगर मैं दूसरे और तीसरे को चेक करता हूँ तो इसमें कौन से चेंज हो रहा है? देखें दूसरे और तीसरे को चेक करता हूँ तो इसमें सिर्फ ये वाली चेंज हो रही है, यहाँ 0 था, यहाँ 1 है। ठीक है। अगर मैं तीसरे और चौथे को चेक करता हूँ तो इसमें कौन सा चेंज हो रहा है? आप देखेंगे ये वाला 1 है और ये वाला 0 है। ये बात सही है। तो इसका मतलब ये है कि ये ग्रे कोडेड सीक्वेंस फॉलो हो रही है। अच्छा, ये वाला समझ में आया आपको? ये ABCD मैंने कैसे लिखे हैं या बता दूं ये फिर से? बिल्कुल वैसी प्लेसमेंट हुई है जैसे 2 वेरिएबल की हुई थी। मैंने सिर्फ रॉ और कॉलम में देखा लिखा हुआ क्या, इस पूरी रॉ में ए जो होगा हर जगह क्या होगा? बार होगा। मैंने ए बार लिख दिया, इधर भी ए बार है, इधर भी ए बार है, इधर भी ए बार है, इधर भी ए बार है। ठीक है। सिमिलरली नीचे वाली कॉलम में पूरे में क्या, रॉ में क्या होगा? ए विदाउट बार होगा, तो ए ए ए ए लिखिए। ठीक है। इस पूरी कॉलम में बी बार सी बार होगा, तो मैंने लिख लिया बी बार सी बार, बी बार सी बार। पूरी कॉलम में बी बार सी बार। इस कॉलम में बी बार सी होगा तो इधर भी बी बार सी, बी बार सी। इस कॉलम में क्या होगा? बी सी, तो इस कॉलम में भी बी सी, इस कॉलम में भी बी सी। इस कॉलम में होगा बी सी बार, तो इस कॉलम में बी सी बार, बी सी बार। तो इस तरीके से मैंने ये प्लेस कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया? तो जो बाहर लिखे होते हैं वही आप रॉ में, पूरी रॉ में वही लिख देते हो, कॉलम में जो लिखा होता है पूरी कॉलम में वही लिख देते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपको ABCD की फॉर्मेट मिल जाती है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया ज्यादा कॉमन कन्वेंशन जो है हम ये वाली यूज करेंगे क्योंकि ये मेमोराइज करना आसान रहती है। ठीक है। तो अब अरेंजमेंट इंश्योर्स दैट द मिन टर्म ऑफ एडजेसेंट सेल डिफर बाय 1 लिटरल। ठीक है। सारी फिलॉसफी मैंने जैसे कि बताया कि इस बात पर डिपेंड करती है कि एडजेसेंट सेल का मतलब समझते हो साथ साथ जो सेल हूँ। यानी अगर मैं बात करूं, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ फिर मैं बात कर लेता हूँ। से मैं बात कर रहा हूँ इस सेल की, किस सेल की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ से M1 की। तो M1 के एडजेसेंट सेल कौन से होंगे? M1 के एडजेसेंट सेल वो होंगे जो इसके अप एंड डाउन आए या लेफ्ट एंड राइट आए। डायगनल वालों की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है। अप डाउन या लेफ्ट राइट पे एग्जैक्टली अप, एग्जैक्टली डाउन, एग्जैक्टली लेफ्ट या एग्जैक्टली राइट, ये वाले सेल कहलाते हैं एडजेसेंट सेल या इसके पड़ोसी। ठीक है। अगर M1 की बात की जाए तो M1 के पड़ोसी कौन कौन है? बताएंगे आप लोग मुझे M1 के पड़ोसी कौन कौन है? जी क्लास, M1 के पड़ोसी कौन कौन है? M1 का पड़ोसी है M0, M1 का पड़ोसी है M3,
M1 का पड़ोसी है M5, ये 3 इसके पड़ोसी हैं या इसके 3 सेल एडजेसेंट हैं, ठीक है। 0 3 5 ये 3 पड़ोसी हैं। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, अब अरेंजमेंट इंश्योर्स, ये बात इंश्योर करती है कि मिन टर्म ऑफ एडजेसेंट सेल डिफरेंट बाय 1 लिटरल। ये कह रहा है कि ये चीज इस बात की तरफ इंश्योरेंस देती है कि इनमें सिर्फ और सिर्फ एक लिटरल का ही डिफरेंस होगा, या यूं कह लें कि एक ही बिट का डिफरेंस होगा। अब ये बात मैं कैसे प्रूफ कर सकता हूँ, मैं इन सबके कोड लिख लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। M1 का कोड क्या होता है, M1 का कोड होता है 0 0 1, ठीक है। M1 के लेफ्ट पे मौजूद है, लेफ्ट पे कौन मौजूद है, लेफ्ट में मौजूद है जी आपका 0, 0 का कोड क्या होता है 0 0 0, ठीक है। M1 के राइट पे कौन मौजूद है, M1 के राइट पे मौजूद है एक और वो है M3। M3 का कोड क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। M3 का कोड होता है भाई 0 1 1, ठीक है जी। इसी तरह M3 के नीचे बिल्कुल कौन सा सेल है, M5। M5 का कोड क्या होता है, M5 का कोड होता है 1 0 1। अब मुझे चेक क्या करना है कि ये सारे कोड्स यानी मैं एक्चुअली किस कोड की बात कर रहा हूँ, 1 से कंपेयर कराना है, ठीक है। तो 1 से कंपेयर कराना है तो मैं 1 से कंपेयर करा लेता हूँ, यानी मैं 1 को हाईलाइट कर देता हूँ और फिर एक एक करके चेक कर दूँगा। ये वाले को मैंने चेक करना है तीनों साइड पे, और तीनों साइड पे जो भी कोड होंगे वो इससे सिंगल बिट के डिफरेंस होंगे। तो चेक कर लेते हैं। पहले मैं चेक कर रहा हूँ इसके साथ किसको चेक कर रहा हूँ, लेफ्ट वाले यानी 0 को। तो इनको चेक किया जाए तो इस पूरे कोड में और इस कोड में सिर्फ और सिर्फ ये बिट डिफरेंस है, ये ब्लू है और ये ब्लू। आप देख रहे हैं सिंगल बिट चेंज है, M1 और M0 में एक ही बिट का डिफरेंस है, तो इट मीन्स हाँ ठीक है, एडजेसेंट है। फिर सिमिलरली मैं अगर दूसरे वाले को चेक करता हूँ, इस वाले की बात करूँ, तो इस वाले और इस वाले में एक बिट का डिफरेंस चेक करना चाहता हूँ, तो इसमें देखें ये ग्रीन वाली बिट और ये वाली ग्रीन बिट, सिर्फ ये वाली डिफरेंस है, देख रहे हैं। यानी कि M1 और M3 में अगर चेक किया जाए तो ये मिडल वाली बिट डिफरेंस आ रही है। सिमिलरली अब अगर मैं चेक करना चाहूँ M1 का इसके साथ, तो M5 के साथ चेक करूं तो इसकी ये वाली बिट डिफरेंस आ रही है। तो आपने देखा कि M1 के जो नेबर्स हैं या उससे जो एडजेसेंट सेल हैं उनमें और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बिट का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो लेफ्ट वाले में कोई एक बिट का डिफरेंस आ रहा होगा, राइट वाले में भी किसी एक बिट का डिफरेंस आ रहा है और डाउन वाले में भी किसी एक बिट का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन एक ही का है। और ध्यान रहे मैं कंपेयर M1 से करा रहा हूँ सबको, M5 और M3 को कंपेयर नहीं करा रहा, M0 और M5 को कंपेयर नहीं करा रहा, M1 को सबसे कंपेयर करा रहा हूँ। यानी इट्स M1 वर्सेस ऑल वाली बात, M1 अगेंस्ट M0, M1 अगेंस्ट M3 एंड M1 अगेंस्ट M5। और सब जगह मैंने ये चीज चेक की और चेक करने पे कंपेयर ऑब्जर्व करने पे पता लगा कि सब सिंगल बिट डिफरेंस पर हैं, यानी सब ग्रे कोडिंग सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर मैं ग्रे कोडेड सीक्वेंस में प्लेसमेंट करूंगा तो ये इंश्योर करेगी कि सारी की सारी मिन टर्म्स जो हैं एडजेसेंट सेल की वो 1 लिटरल के डिफरेंस पे हो। और 1 लिटरल डिफरेंस से क्या फायदा होगा, 1 लिटरल डिफरेंस से फायदा ये होगा कि मैं इस पर वो यूनिफाइंग थ्योरम अप्लाई कर सकूंगा। यूनिफाइंग थ्योरम क्या है कि कॉमन लूं और तो उसमें से ए बार ए कॉम्प्लीमेंट बन जाए, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, तो वो 1 हो जाता है। आप इस चीज को इसमें भी देख सकते हैं कि ये वाली टर्म है एक, ठीक है, एक ये वाली टर्म है। अगर इन दो टर्म में मैं कॉमन लेता हूँ, क्या चीज कॉमन ली जा सकती है, इन दो टर्म में क्लास क्या कॉमन लिया जा सकता है, इन दोनों टर्म्स में ए बार बी बार कॉमन लिया जाएगा, यानी इसमें से सी बार प्लस सी बन जाएगा और वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इन इन दो टर्म की बात करूं तो इन दोनों टर्म में भी कुछ कॉमन लिया जा सकता है। वो क्या कॉमन लिया जा सकता है, वो है ए बार सी कॉमन लिया जा सकता है। तो मैं ए बार सी कॉमन ले लूंगा तो बी प्लस बी बार बन जाएगा, वो 1 हो जाएगा इक्वेलेंट, ठीक है। ये भी हो सकता है। और अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर कर लूँ, इसके नीचे वाले के साथ, तो इसमें क्या कॉमन लिया जा सकता है, इसमें कॉमन लिया जा सकता है बी बार सी। तो बी बार सी कॉमन ले लूंगा तो ए बार प्लस ए बन जाएगा और ये सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो ये फायदा हो रहा है मुझे सिंगल बिट का डिफरेंस रखने में, यानी ये फायदा हो रहा है मुझे ग्रे कोडिंग स्कीम फॉलो करने में। मैं बाइनरी स्कीम इसलिए फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि मुझे ये चीज अचीव करनी है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि सिंगल बिट डिफरेंस से क्या फायदा होता है, उसमें मैं कॉमन ले सकता हूँ, जो चीज डिफरेंस है वो कॉमन में रह जाएगी और वो जाहिर सी बात है डिफरेंस है
तो वो एक नॉर्मल टर्म होगी, एक उसकी कॉम्प्लीमेंटेड टर्म होगी, और नॉर्मल कॉम्प्लीमेंटेड टर्म का और होगा तो वो इवेंचुअली 1 हो जाता है। ये बात क्लियर है? ग्रे कोडिंग स्कीम कैसे यूज हो रही है और क्यों यूज हो रही है यहाँ पर? जी क्लास, क्लियर है ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एडजेसेंसी की तो बात हो गई, अब एडजेसेंट से बात करते हैं नेबर्स की। 3 वेरिएबल के मैप में बात की जा रही है। जो अभी मैंने आपको कहा कि 3 सेल एडजेसेंट हैं M1 के, वो एक्चुअली M1 के नेबर्स हैं। ठीक है, 3 सेल की जो बात की मैंने, अभी मैंने बात की थी ना, M1 को अगर मैं कंसिडर कर रहा था, मैंने M1 को यहाँ पिक कर लिया था, ये अभी प्रीवियस एग्जाम्पल मैंने इसे कंसिडर किया था, और मैंने कहा था कि भाई, एक सेकेंड, मैंने इसको कंसिडर कर लिया था और कहा था कि ये भी इसका नेबर है। ठीक है, मैंने कहा था ये भी इसका नेबर है, मैंने कहा था ये भी इसका नेबर है। ठीक है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। अच्छा, अगर मैं यही काम आपसे कहूँ M7 के लिए, तो M7 के नेबर्स बताएंगे आप मुझे क्या होंगे? जी क्लास, M7 के नेबर्स क्या होंगे? M7 के आप कह रहे हैं 5 3 5 6, बिल्कुल ठीक है, वही बात, एग्जैक्टली लेफ्ट, एग्जैक्टली राइट एंड एग्जैक्टली अपवर्ड। चलें, ये भी बहुत सिंपल था। अब अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ, मुझे जरा M0 के नेबर्स बताएं। अब असल सवाल आया आपकी तरफ। अच्छा, मेरे पास जवाब आ रहा है, ज्यादातर लोगों का जवाब आ रहा है 1 और 4, जो कि ऑब्वियस है। ऑब्वियसली यहाँ आपने देखा कि 1 मौजूद है, ठीक है, आपने यहाँ देखा 4 मौजूद है, और दैट्स इट, आप रुक गए, क्योंकि इसके लेफ्ट पे आपको कुछ दिखाई नहीं दिया। इसके लेफ्ट पे आपको कुछ दिखाई नहीं दिया, तो आप रुक गए। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो एक ट्रिक है, अगर आपको पता करना हो ना कि इस पर्टिकुलर के मैप में हर सेल के कितने नेबर होंगे, तो इसके सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर 3 वेरिएबल का के मैप है तो हमेशा उसमें 3 ही नेबर्स होंगे। 3 बिट का के मैप है तो उसमें 3 नेबर होंगे, 4 बिट का के मैप है तो उसमें 4 नेबर्स होंगे, 2 बिट का के मैप है तो उसमें 2 नेबर्स होंगे। और चूंकि ये 3 बिट का के मैप है, यानी इसमें टोटल 8 है ना, तो 3 बिट का है, तो इसमें हर सेल के 3 नेबर होंगे ही होंगे। लेकिन M0 का बाज़ाहिर देखने में आपको सिर्फ और सिर्फ एक नेबर नजर आ रहा है। M0 का आपको देखने में बाज़ाहिर एक नेबर नजर आ रहा है M1, दूसरा नेबर नजर आ रहा है M4। लेकिन M0 का एक और भी नेबर है मौजूद, जो इस तरफ अगर आप जाएं और इसको रैप अराउंड कर दें, तो यहाँ पे घूमकर आप वापस आ जाएंगे, और मैं कह रहा हूँ कि M2 भी इसका नेबर है। M2 को मैं नेबर क्यों कह रहा हूँ? M2 को मैं नेबर क्यों कह रहा हूँ? अभी आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि मैंने नेबर्स या एडजेसेंट सेल को एक पर्टिकुलर पैटर्न से प्रूफ किया, और वो पैटर्न क्या था, मैंने बताया कि हर नेबर जो है, अगर मैं M2 के रेफरेंस से M1 के रेफरेंस से बात कर रहा था, तो आपने देखा था M3 M5 हो या M0 हो, तीनों सिंगल सिंगल चेंज बिट चेंज पर थे। ऐसे ही है। तो अगर यही काम अगर मैं बात कर लेता हूँ किसके लिए, M0 के लिए कर लेता हूँ, तो M0 का कोड है मेरे पास 0 0 0। ठीक है, इसके अगर मैं राइट साइड पे जाता हूँ, तो इसकी राइट साइड पे मैंने बताया M1 लिखा हुआ है, इसका कोड है 0 0 1, सिंगल बिट चेंज है, बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है। अब इसके अगर मैं डाउनवर्ड चले जाता हूँ, वो क्या है, M4 का कोड है 1 0 0, इसमें भी कोई मसला नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि इसके लेफ्ट पर भी एक चीज मौजूद है, और इसके लेफ्ट पर जो है M2 का कोड है, M2 का कोड होता है 0 1 0। ठीक है, तो ये मैं कह रहा हूँ। तो इस बात को प्रूफ करने के लिए मुझे वही सब कुछ करना है जो मैंने प्रीवियसली किया। मैं चेक कर लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहले मैंने चेक किया, अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ स्टेप बाय स्टेप। और वो चेक कैसे होगा कि मैंने ये लिया जी, पहले चेक किया कर रहा हूँ ये अप एंड डाउन वालों को, तो ये M0 है, और M0 और M4 के अंदर सिंगल बिट का जो चेंज है वो ये आ रहा है। ठीक है, ये वाली बिट चेंज है। फिर मैंने यही चीज़ चेक करी इसके साथ, तो मुझे पता लगा भाई ये वाली बिट और इसमें ये वाली बिट का डिफरेंस है।
तो ये M1 और M0 भी नेबर है, मुझे पता लग गया, क्योंकि नेबर होने के लिए कंडीशन ये है कि सिंगल बिट चेंज होनी चाहिए। अगर आपकी सिंगल बिट चेंज है तो आप नेबर हो, आप कंडीशन सेटिस्फाई करते हो। तो ये M0 के साथ M1 ने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, M0 का नेबर है M1, M0 का नेबर है M4। लेकिन ध्यान रहे, फिर कह रहा हूँ, M1 और M4 नेबर नहीं है। M1 M0 का नेबर है और M4 भी M0 का नेबर है। ठीक है, अब यही चीज अगर इसने सेटिस्फाई कर दी M2 के कोड ने, ठीक है, M2 के कोड को मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन ये रैप अराउंड होकर है। रैप अराउंड होने का मतलब है अगर इसके मैप को मैं फोल्ड कर दूं, दोनों एजेस को मिला दूं, तो ये M2 M0 के साथ नेबर बन जाता है। लेकिन ये बात प्रूफ करने के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा इन दोनों के कोड में कि सिंगल बिट का डिफरेंस है या नहीं। तो सिंगल बिट का डिफरेंस कैसे पता लगेगा? मैंने चेक किया कि इन दोनों कोड्स में कौन से बिट डिफरेंस है, तो मुझे पता लगता है कि इन दोनों में ये वाली बिट सिर्फ सिंगल बिट का डिफरेंस, और वो है ये वाली बिट। तो हेंस कंडीशन सेटिस्फाइड, यानी अगर दो कोड्स सिंगल बिट के डिफरेंस पर मौजूद हैं तो वो नेबर हैं। बज़ाहिर वो अगर देखने में आपको नेबर लग रहे हो ना लग रहे हो, लेकिन चूंकि वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है एक्चुअली वो नेबर हैं। लेकिन सिंस मैं सिर्फ देख पा रहा हूँ 2D स्पेस में, तो मैं ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा कि वो नेबर है। लेकिन बाय डेफिनेशन वो नेबर्स हैं, क्योंकि नेबर होने के लिए सिंगल बिट डिफरेंस होना जरूरी है। और ये डेफिनेशन पूरी उतर रही है M0 की M2 के साथ। तो इसीलिए यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि M0 के 3 नेबर हैं। ये तो पता लग गई, 3 ही होंगे, 3 वेरिएबल के मैप है। लेकिन कौन कौन से हैं वो? M1 है, M4 है, जो कि ऑब्वियस है, मैं देख ऑब्जर्व करके ही बता सकता हूँ। लेकिन एक रैप अराउंड हुआ हुआ है, और वो कैसे रैप अराउंड हुआ हुआ है? वो ऐसे रैप अराउंड हुआ हुआ है कि यहाँ से मैंने इसको अगर फोल्ड कर दिया तो यहाँ से घूमकर मैं इसके साथ मिल जाऊंगा। तो M2 इसका तीसरा नेबर है। सिमिलरली M4 की अगर बात करूं तो M4 का नेबर M6 है, और M6 की बात करूं तो M6 का नेबर भी M4 होगा, क्योंकि रैप अराउंड करें तो ये दोनों सिचुएशन बनती हैं। और यही बात ऊपर बताई हुई है, देयर इज अ रैप अराउंड इन के मैप, यानी A बार B बार C, M0 इज एडजेसेंट टू M2। M0 और M2 भी एडजेसेंट हैं, यानी M0 M2 का नेबर है और वाइस वर्सा M2 भी M0 का नेबर है। एंड M4 एंड M6 आर आल्सो एडजेसेंट, तो M4 M6 का नेबर है और M6 M4 का नेबर है। ये बात समझ में आई है रैप अराउंड की? ठीक है, कूल, अच्छी बात है, समझ में आ गया। और बेहतर होता जाएगा जब हम एग्जाम्पल करेंगे। तो अभी तो सिर्फ मैं आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बता रहा हूँ, ताकि जब हम एग्जाम्पल में जाएं और मैं ग्रुपिंग करूँ और मैं ग्रुप में मिला दूं भाई M0 के साथ M2 को, तो आप ये ना कहें सर ये कैसे मिला दिया आपने, तब आपको पता होगा हाँ ये एडजेसेंट हैं इसलिए सर ने इनको मिला दिया। ठीक है, कोई एग्जाम्पल है इसकी? इन जनरल ईच सेल इन n वेरिएबल के मैप हैज n एडजेसेंट नेबर। ठीक है, वही बात बता रहे हैं कि 3 वेरिएबल के मैप है तो 3 नेबर होंगे ही होंगे, 4 होगा तो 4 होंगे। तो ये बात है। अच्छा जी, कंपैरिजन द के मैप ऑफ अ 3 वेरिएबल फंक्शन f इज शोन बिलो, व्हाट इज द सम ऑफ मिनटर्म एक्सप्रेशन? अच्छा, आपसे कह रहे हैं कि बताएं इसकी सम ऑफ मिनटर्म या सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन क्या है, कैसे करेंगे इसको? 2 वेरिएबल में रैप अराउंड नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें 2 ही होते हैं, तो रैप अराउंड का कोई फायदा ही नहीं है। वो उसके लेफ्ट साइड पे जो मौजूद है वही उसके राइट साइड पे भी है रैप अराउंड करके। तो इट मेक्स नो सेंस कि हम 2 वेरिएबल में रैप अराउंड करें। ठीक है, 2 वेरिएबल में जो उसके लेफ्ट पर मौजूद है वही रैप अराउंड करेंगे तो उसके राइट पे आएगा। तो इट मेक्स नो सेंस, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, 2 से ज्यादा होते हैं तो रैप अराउंड मेक सेंस। अच्छा, अब इसमें क्या है, इसको चलने थोड़ा सा फास्ट पेस पे करा देता हूँ। इसमें ये इसकी सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई है। ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन डायरेक्टली आई है। कैसे आई है? मैं इस पे अभी जाना चाहिए नहीं, चले मैं बता देता हूँ। ये ऐसे आई है कि मैंने इस पे वो ग्रुपिंग की है। ग्रुपिंग करने का मतलब ये नेबर्स के साथ ग्रुप किया जा सकता है, नेबर एक दूसरे के साथ मिलकर कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर इस वन की ग्रुपिंग की है, ठीक है, 1 जीरोस की प्लेसमेंट हुई हुई है, कैसे हुई मैं बाद में बताऊंगा, आगे कोई एग्जांपल आएगी तो। लेकिन ये 1 जीरोस इसमें प्लेस हुए हैं, और मैंने क्या किया कि अब वंस की ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग हमेशा वंस की होगी, ठीक है, एक बात है।
इस वन को चेक किया गया तो इसके इधर नेबर पे भी 0 है, इसके इधर नेबर पे भी 0 है, तो इसके इधर नेबर पे भी 0 है, तो ये अकेला है। इसका कुछ नहीं कर सकते, ये अकेला है, अकेले रहेगा। तो इसका पूरा का पूरा इसका सेल अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसका कोड बनेगा 101। ठीक है, 101 कैसे बना, इधर से मैंने 1 लिख लिया और कॉलम में से मैंने 01 लिख लिया। और मुझे पता है ये वाला 1 का मतलब है ए, और ये 01 है इसका मतलब है ये बी और सी, तो ये हो गया बी बार सी। तो एक टर्म तो आ गई ए बी बार सी, और ये देखिए ये लिखी हुई ए बी बार सी। ठीक है, अब रही बात इन दो वंस की, इसको चेक किया गया तो इसको चेक किया गया, इसके इस तरफ नेबर पे 0 है, कोई फायदा नहीं, इसके इधर नेबर पे 0 है, कोई फायदा नहीं। लेकिन जब रैप अराउंड करके देखा गया तो इसके एक नेबर पे 1 मौजूद है। तो जब दो वन नेबर के साथ आ रहे होते हैं तो ये कहते हैं यार हम मिलजुल के काम कर लेते हैं। मिलजुल के काम करने में क्या फायदा होगा, क्या मतलब है इससे, मिलजुल के से मुराद ये है कि ये कहता है कि हम ग्रुप मिलके बना लेते हैं। यानी ये मैं ग्रुप इस तरीके से बना रहा हूँ, ये ग्रुप ये बता रहा है कि रैप अराउंड में मिला हुआ है, ये मैंने इसके साथ मिला दिया। ठीक है, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, समझने में आसानी रहेगी। ये ग्रुप जो है मैंने एक्चुअली ऐसे बनाया है, ये यहाँ से निकलने का मतलब है ये बता रहा है कि ओपन है, और दूसरी एंड पे जाके इसने इसके साथ ग्रुप कर लिया। तो ये दो वन ग्रुप कर रहे हैं मिलके। अब अगर ग्रुप कर रहे हैं ना मिलके, तो ग्रुप करने का मतलब है कि अब मुझे इसकी जो इक्वेशन लिखनी है वो उसके लिखने का तरीका बड़ा सिंपल है, और वो ये है कि मुझे इसमें कॉमन टर्म पिक करनी है। कॉमन टर्म पिक करनी है। कॉमन टर्म की अगर बात की जाए तो इसकी रॉ में ए भी 0 है, तो इसकी रॉ में भी ए 0 है, तो ए तो मैं ऐसे ही लिख लूंगा, या ए नहीं लिखता, अभी मैं लिखता हूँ कि 0 आएगा। ठीक है, 0 आ गया। कॉलम वाइज चेक किया जाए तो कॉलम वाइज ये दो टर्म इन्वॉल्व है इसमें, यानी ये वाली टर्म इन्वॉल्व है और ये वाली टर्म इन्वॉल्व है। ठीक है, इन दो टर्म में क्या चीज कॉमन है, 0 0, और 1 0 में क्या चीज कॉमन है, बाद वाला 0, बाद वाला 0। यानी इसमें जो है ये वाली टर्म तो एब्सेंट है, ये नहीं आएगी, लेकिन बाद वाली टर्म आएगी और वो आएगी 0। ठीक है, बजाय ये कोई इमोजी लग रही है लेकिन इमोजी नहीं है। ठीक है, ये जीरोज हैं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इन दोनों टर्म्स को जब मैंने कंपेयर किया तो मुझे पता है ये इसमें 0 है, ये अलग है, इसमें ये 1 है, अलग है। मैंने इन दोनों को ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने का मतलब है मैंने इसको लिखना ही नहीं है, सिर्फ डैश डाल के ये बताना चाह रहा हूँ कि बी गायब हुआ है। ठीक है, अगर मैं डैश नहीं डालता तो आपको नहीं पता लगता ये 0 जो है बी का है या सी का है। तो ये मुझे पता लगा कि 0 आ रहा है ए की जगह पे, तो मैंने लिख लिया ए कॉम्प्लीमेंट, बी इसमें नहीं है। ठीक है, और सी की जगह पे भी क्या आ रहा है 0, तो ये लिखा जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो मेरे पास इक्वेशन बनी है ये बन रही है ए बार सी बार, इसमें बी इन्वॉल्व नहीं है। क्यों इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि जब भी मैं ग्रुपिंग करता हूँ इन दो ग्रुप्स के दरमियान तो इसमें से कॉमन ले लूंगा ए बार सी बार। चलो बी क्यों नहीं है इस पे बात कर लेते हैं, हालांकि लेक्चर का टाइम अब ऊपर हो रहा है, लेकिन बात करते हैं। फर्स्ट करो मैंने ये दोनों टर्म लिख ली। ठीक है, अगर मैं इन दोनों टर्म्स की बात करूं, ये पूरी टर्म क्या कहलाएगी, यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ पहली ये वाली टर्म की बात कर लेते हैं। इसके लिए जो टर्म है, इसके जो सेल है वो कहलाता है 0 0 0। ठीक है, यानी ये सेल कहला रहा है ए बार, अच्छा मैं वैसे लिख लेता हूँ, पहले 0 0 की फॉर्म में लिख लेता हूँ। और ये वाला जो सेल है, ये वाला सेल क्या कहलाएगा, ये वाला सेल कहलाएगा 0 1 0। ये वाला सेल कहला रहा है 0 1 0। ठीक है, मैंने दोनों सेल लिख लिए। अब मैं इसको एबीसी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। 0 0 0 का मतलब है ए बार बी बार सी बार। ठीक है, और ये आपस में प्लस हो रहे हैं। ठीक है, ग्रुप बन रहा है। और ये क्या बन रहा है, 0 0 0 का मतलब 0 1 0 का मतलब ए बार बी सी बार। ठीक है, ये दो टर्म है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए, ये दो टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। इसमें कॉमन क्या लिया जा सकता है, कॉमन लिया जा सकता है ए बार सी बार। क्या बचा बीच में, बी बार प्लस बी। तो बी बार प्लस बी का मतलब क्या होगा, ये थोड़ी देर पहले बताया गया था, ए बार सी बार रह जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1। यूनिफाइंग थ्योरम जो कि मैप का पर्पस है,
तो इवेंचुअली सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन में क्या रह जाएगा, ए बार सी बार। समझ आई बात कि बी क्यों नहीं लिखा था। अगर इस इक्वेशन को मैं मैन्युअली सॉल्व करता यानी यूजिंग अलजेब्रिक मैनिपुलेशन तो कॉमन लेता तो बी बार प्लस बी की जो है वहां से रिमूव हो जाता इस वजह से। तो के मैप में मैंने ये आंसर सिंप्लीफिकेशन के बगैर ही लिख लिया। क्यों लिख लिया, क्योंकि मैंने बताया ना के मैप में ये थ्योरम इम्बेड हुआ हुआ है। के मैप में ये थ्योरम इम्बेड हुआ हुआ है, मुझे कॉमन लेके करने की जरूरत नहीं है। और अगर मुझे के मैप से इक्वेशन निकालने के बाद भी ये सब सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ रही है तो के मैप का कोई फायदा ही नहीं है। फिर तो मैं अलजेब्रिक मैनिपुलेशन ही कर लेता हूँ। तो के मैप के बाद ध्यान रहे जब आप रिजल्ट लिखते हैं तो फाइनल रिजल्ट होते हैं उसमें सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश नहीं होती, और अगर उसमें गुंजाइश हो रही है तो इसका मतलब आपका सोल्यूशन सही नहीं है। लेकिन खैर वो बात किया था, हम काफी इस पे चैप्टर्स पे इस टॉपिक पे कवर करेंगे लेक्चर्स। अभी से मुझे ये बात बताएं, ये बात क्लियर होगी बी क्यों नहीं लिखा था मैंने, क्योंकि अगर मैं अलजेब्रिक मैनिपुलेशन से करता तो बी देखें आपके सामने रिमूव हो गया। इन दो टर्म्स को सॉल्व करने में बी रिमूव हो जाता है और के मैप ने ये काम ऑटोमेटिकली कर दिया था। ठीक है, तो के मैप करता ही ये कॉमन टर्म रख लेता है और जो कॉमन नहीं होती उसको रिमूव कर देता है, और ये देखें एक प्रोडक्ट टर्म बन गई मेरे पास। ठीक है, तो ये के मैप सॉल्व हो गया। इसकी डेप्थ में आगे जाएंगे जब और एग्जांपल्स करेंगे। और दूसरा ये कह रहे हैं कि अगर आपको एक इक्वेशन गिवन हो तो उससे के मैप कैसे बनाएंगे। तो इक्वेशन से के मैप बनाना भी बहुत आसान है, यहाँ बना हुआ है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ एक एक करके कि मेरे पास ये टर्म्स मौजूद हैं। पहले मैंने अच्छा देखें प्लेसमेंट देख लें, यहाँ पर x लिखा हुआ है, यहाँ पे y और z लिखा हुआ है। यानी ये वाली टर्म जो है ये है y बार z बार, ये वाली टर्म क्या है y बार z, और ये वाली टर्म क्या है y z, और ये वाली टर्म है y z बार, और ये वाली टर्म का देखा जाए तो x बार, और ये टर्म जो है x है। ठीक है, अब ये थोड़ा जहन में रखिएगा, यहाँ पे 10 के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसमें आपको कन्वर्जन अपने जहन में रखनी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये बताते हैं मिन टर्म्स, और मिन टर्म का मतलब होता है यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा 1। तो ये कह रहा है कि मैप के अंदर वहां पे 1 प्लेस कर दो जहाँ पे x डॉट y बन रहा है। यानी x वाली अगर देखा जाए तो मुझे ये पता लगा अच्छा बेटा, ये अदर देन लेक्चर की जो बातें हो ना तो या तो इससे आप ग्रुप पे किया करें या फिर लेक्चर के बाद। लेक्चर के बीच में कंटिन्यूटी में हट जाता है और मैं इनका रिस्पॉन्स नहीं दे पाता हूँ। तो ये जो भी लेक्चर्स अदर देन लेक्चर की बात हो ना, अटेंडेंस असाइनमेंट क्विज कुछ भी, ये अदर देन लेक्चर या लेक्चर के बाद किया करें। ठीक है, तो x डॉट वाई ये कह रहे हैं जहाँ पर x भी 1 हो और y भी 1 हो वहां पे आप के मैप के अंदर 1 प्लेस कर दो। तो मैं के मैप पे चेक करने गया हूँ, के मैप पे चेक किया मैंने, x तो ये पूरी की पूरी ये वाली रॉ के अंदर 1 है, और y1 चेक करना है तो y1 कहाँ कहाँ पे मैंने ये चेक किया, y पहला वाला है y1, ये तो कोई वैसे बना हुआ है कि y1 ये वाला यहाँ पे और यहाँ पे y1 है। तो इसका मतलब है कि रॉ नीचे वाली रॉ में इन दोनों कॉलम में मुझे 1 प्लेस कर देना चाहिए। तो ये देखें ये एक 1 मैंने यहाँ प्लेस कर दिया और एक 1 मैंने यहाँ प्लेस कर दिया ड्यू टू दिस टर्म, ये पहली टर्म की वजह से मैंने 1 यहाँ पे प्लेस कर दी। सिर्फ पहली टर्म हुई है अभी। सिमिलरली अब मुझे दूसरी टर्म की बात करनी है, तो इसमें कह रहे हैं वाई जेड बार, वाई हो लेकिन जेड बार हो। वाई जेड बार का मतलब है एक्चुअली 1 और 0 ढूंढना है मुझे ऊपर। तो ऊपर 1 0 वाली टर्म कौन सी, ये वाली है। तो ये कह रहा है इस पूरी की पूरी कॉलम में 1 डाल दो, तो पूरी की पूरी कॉलम में 1 डालना है, यहाँ पे भी 1 डाल दिया और यहाँ पे वैसे भी 1 है, लेकिन दोबारा से कर देते हैं, चले कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान रहे कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक मरतबा आपने 1 प्लेस कर दिया और अब आप उधर 0 प्लेस कर रहे हो। ठीक है, तो 0 हम प्लेस नहीं करते, जब हम सारे 1 प्लेस कर लेते हैं तो जो जगहें बच जाती हैं वहां पे हम 0 लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपने एक जगह पे 1 रखा और वहां पे 0 प्लेस कर रही हो, एक टर्म 1 प्लेस कर रही हो और एक टर्म 0 प्लेस कर रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक टर्म ने 1 प्लेस किया तो दूसरी टर्म भी उधर 1 प्लेस कर सकती है, ओवरराइट हो सकता है, क्योंकि दो कंडीशन ऐसी हो सकती है जो सेम सेल के ऊपर 1 कर रही है। अच्छा, तीसरी टर्म क्या कह रही है, एक्स बार हो वाई भी बार हो जेड हो। एक्स बार का मतलब है मुझे ये ऊपर वाली सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली रॉ में चेंज करना है, और ऊपर वाली रॉ में कहाँ चेंज करना है, जहाँ पे वाई बार हो यानी 0 हो और जेड क्या हो 1 हो, यानी 0 1 वाली जगह। तो इस वाली रॉ में 0 1 वाली जगह आपने देखा ये आ गई, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 को यहाँ प्लेस कर दिया। तो आप इक्वेशन से के मैप के अंदर भी प्लेसमेंट कर सकते हैं, यानी ऊपर वाला प्रोसीजर और नीचे वाला रिवर्स दोनों करके बता दिए। तो
इक्वेशन से के मैप के अंदर भी लिखा जा फिल किया जा सकता है, और के मैप से इवेंचुअली तो हासिल होती है हमें इक्वेशन, वो भी किया जा सकता है। हाँ तो एक्स पर बार है तभी तो मैंने ऊपर वाली रॉ ली है। ये वाले 0 का मतलब एक्स पर बार ही है ना, ये वाले का मतलब एक्स पर बार नहीं है, तो इसीलिए मैंने सिर्फ ऊपर वाली रॉ में लगाया, नीचे नहीं लगाया। ऊपर वाली रॉ का मतलब एक्स पर बार ही तो है। एक्स बार का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक्स भी 0 होगा, तो ये एक्स 0 वाली रॉ आ गई, यहाँ पे एक्स 0 है। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ ऊपर वाली रॉ में लिखा क्योंकि x वहां पे बार है। अगर x लिखा होता तो नीचे वाली रॉ में मैं 1 लगा, और फिर जो बच जाते हैं मैं उस पर लगा देता हूँ जीरोस। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लेक्चर तो कंक्लूडेड। अब आप अगले लेक्चर में मैं आप लोगों से पूछूंगा कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन नहीं है, हो सकता है हो सकता है ना हो। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मैं अगर आपसे पूछूं कि आप मुझे बताएं कि इस इक्वेशन को अगर मैं ग्रुपिंग करता हूँ तो कैसे करूँगा, और इसकी क्या इक्वेशन आएगी, तो आप मुझे करके बताइएगा क्या सिंप्लीफाइड है नहीं। ठीक है, तो फिलहाल ये मैं आपको छोड़ता हूँ कि अगर आप इससे इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या है। ठीक है, लेक्चर मेरे ख्याल से यहीं तक था, काफ़ी डिस्क्रिप्टिव हो गया। तो लेक्चर का टाइम भी अप हो गया है, मैं लेक्चर को कंक्लूड करता हूँ। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।